हम कर रहे हैं आज मल्टीनेशनल ऑपरेशंस चैप्टर 3 FRS CFA लेवल 2। तो मल्टीनेशनल ऑपरेशन जो है बेसिकली रिपोर्टिंग साइट देखता है उन बिजनेसेस की जो मल्टीपल कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो उनका प्रोडक्शन, सेल्स और सर्विसेज डिफरेंट डिफरेंट रीजन में चलते हैं और इसी की वजह से यूनिक चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि जहाँ जिस रीजन में वो ऑपरेट करते होंगे वहाँ के टैक्स सिस्टम्स अलग होंगे, रेगुलेटरी एनवायरमेंट्स अलग हैं और करेंसीज भी, जो हमारा मेन फोकस है, वो अलग अलग है। इसके अंदर बेसिकली इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर 3 करेंसीज डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, एक PC हो गई, एक LC हो गई और एक FC हो गई। दिस इज नोन एज प्रेजेंटेशन करेंसी, दिस इज नोन एज लोकल करेंसी एंड दिस इज नोन एज फंक्शनल करेंसी। प्रेजेंटेशन करेंसी है उसको हम बेसिकली बोलते हैं जिस करेंसी में पेरेंट कंपनी जो है वो अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट कर रही है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक जो सबसे बेसिक सिनेरियो हम लेके चलते हैं, पेरेंट और सब्सिडियरी का लेके चलते हैं। जिस करेंसी में पेरेंट कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट कर रही है उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन करेंसी। ठीक है, मान लो ये USD है। जहाँ पे हमारी सब्सिडियरी लोकेटेड होती है उसको हम कह देते हैं लोकल करेंसी। ठीक है, मान लो ये इंडिया में है तो INR हो गया। अब सब्सिडियरी की होती है फंक्शनल करेंसी। अब फंक्शनल करेंसी काफ़ी तरीक़ों से डिसाइड करी जा सकती है। फंक्शनल करेंसी के लिए जो कीवर्ड है रिकग्नाइज करने के लिए कि कौन सी करेंसी फंक्शनल करेंसी हो सकती है, वो ये है प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किसका, ऑफ द सब्सिडियरी। ठीक है, अब फंक्शनल करेंसी जो है ना, हम इसको अलग अलग तरीके से कंपनी बोल सकते हैं कि ये हमारी फंक्शनल करेंसी है। जैसे एक बेसिस क्या है कि मैनेजमेंट ने डिसाइड करा, दूसरा बेसिस क्या है कि मेजॉरिटी मेरा सेल्स रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, वो मेरी फंक्शनल करेंसी हो जाएगी। तीसरा ऐसा हो गया कि कैपिटल रेज कौन सी करेंसी में करा गया है। और इसका एक और आ जाता है कि जो हमारा कॉग्स आता है, जैसे कॉस्ट ऑफ लेबर हो गया, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गया, वो किस करेंसी की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो जिस करेंसी की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होगा वो हमारी फंक्शनल करेंसी बन जाएगी। ठीक है, मूविंग ऑन। अगर इसी के बेसिस पे मतलब हमारे आगे के ट्रांसलेशन मेथड्स जो होते हैं, जो कि करंट रेट मेथड हो गया या टेम्पोरल मेथड हो गया, तो ट्रांसलेशन मेथड इन दोनों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन मेथड्स पे आऊँ तो ये देखो, दो तो मेथड्स हो गए हमारे, एक हो गया करंट रेट मेथड और एक आ गया हमारा टेम्पोरल मेथड। करंट रेट मेथड का अगर मैं बोलूँ कि मैं पहचानूंगा कैसे कि करंट रेट मेथड लगेगा कहीं पे किसी पेरेंट सब्सिडियरी रिलेशन में या टेम्पोरल मेथड लगेगा किसी पेरेंट सब्सिडियरी रिलेशन में। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है आइडेंटिफाई करने का वो ये है कि अगर ये पेरेंट है और ये सब्सिडियरी है, ये इंपॉर्टेंट है। इफ द सब्सिडियरी इज वेल इंटीग्रेटेड into the parent company, then इसका मतलब है वेल इंटीग्रेटेड का मतलब जो मेरी पेरेंट कंपनी है वो सब्सिडियरी के ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में कहीं ना कहीं पार्ट दे रही है, अपना पार्ट निभा रही है। तो इसी की वजह से LC, FC, PC, इसका मतलब मैं ये करूँगा, एक ये साइन है और दूसरा ये साइन है। अगेन, अगर मेरी सब्सिडियरी वेल इंटीग्रेटेड है पेरेंट कंपनी में, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे जो भी ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस हैं सब्सिडियरी के, वो पेरेंट उसमें कहीं ना कहीं अपना एक रोल निभा रहा है, जिसकी वजह से
ये चीज़ हो रही है कि मेरी जो फंक्शनल करेंसी है, मेरा जो प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जो मैं अपने प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में करेंसी यूज़ करता हूँ, वही करेंसी मेरा पेरेंट अपनी रिजल्ट्स रिपोर्ट करने के लिए यूज़ कर रहा है। अगेन रीटरेटिंग दैट पेरेंट में सब्सिडरी वेल इंटीग्रेटेड है, तो जो सब्सिडरी की करेंसी प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की है उसकी, वही करेंसी पेरेंट की है जिसमें पेरेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजल्ट्स रिपोर्ट करता है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस वन। द अदर केसेस सब्सिडरी और पेरेंट का। सो इसके अंदर जो की है आइडेंटिफाई करने के लिए वो ये है कि सब्सिडरी इज सेल्फ डिपेंडेंट। इसका एक और मतलब क्या होता है, हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मतलब बताया, वैसे ही एक मतलब यहाँ पे और क्या है कि पेरेंट हैज़ मिनिमल इन्वॉल्वमेंट इन ऑपरेशनल, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट related decisions of subsidiary. पेरेंट का मिनिमल इन्वॉल्वमेंट है। इससे हम एक और चीज़ का रेफर कर सकते हैं कि मेरी फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी जो है वो अलग अलग होगी। जो करेंसी मेरी सब्सिडरी के प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है, जिस करेंसी के थ्रू मैं अपने प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा हूँ, और जो करेंसी मेरा पेरेंट अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना रहा है, वो दोनों अलग अलग होंगी। पेरेंट का यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होएगा ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, ठीक है। इसका ये ऐसे एग्जांपल देख लो, मेरी यूएस बेस्ड कंपनी है, पेरेंट कंपनी, वो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूएसडी में प्रिपेयर करता है, लेकिन मेरी जो सब्सिडरी है वो इंडिया बेस्ड है, ठीक है। और उसका जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं, मेजॉरिटी सेल्स ले लो, या ऊपर जो हमने फैक्टर डिस्कस करे कि मैनेजमेंट में डिसाइड करा, या किस करेंसी में वो कैपिटल रेस करा गया, ठीक है, वो आईएनआर थी, इंडिया बेस्ड, इंडिया में ही लोकेटेड है वो, और जो फंक्शनल करेंसी है, मेजॉरिटी सेल्स वगैरह इंडिया में ही हो रहे हैं, सो दैट कम्स आउट टू बी आईएनआर। तो ऐसे ये वाला केस होता है। जैसे वॉलमार्ट है और फ्लिपकार्ट है, ठीक है। फ्लिपकार्ट मेजरली आपका इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, जबकि वॉलमार्ट जो है आपका यूएस वाला है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, वॉलमार्ट की, फ्लिपकार्ट में, उस हिसाब से हम ये देख सकते हैं उसमें करंट डेट मेथड लगेगा या टेम्पोरल मेथड लगेगा, ठीक है। और इसका तो एग्जांपल बेसिक ही हो गया। मान लो यूएस में रिपोर्ट होता है, जो हमारा पेरेंट कंपनी है वो यूएसडी में रिपोर्ट करता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फंक्शनल करेंसी भी जो मेरी सब्सिडरी है, उसका प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ही यूएस है, वो अपनी मेजॉरिटी सेल्स यूएस में ही कैरी आउट कर रहा है, तो उसका फंक्शनल करेंसी भी यूएसडी हो जाएगा, लेकिन वो लोकेटेड है इंडिया में, तो उसका लोकल करेंसी आईएनआर हो जाएगा। ऑल्सो एक ये चीज़ है कि जब मैं एलसी से एफसी में जाता हूँ, लोकल करेंसी में फंक्शनल करेंसी, लोकल करेंसी से फंक्शनल करेंसी की तरफ जाता हूँ, तो इस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ रीमेजरमेंट। जबकि अगर मैं एफसी से पीसी की तरफ जाता हूँ, इसको मैं कहता हूँ ट्रांसलेशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद करने वाला, है ना। अब बात करते हैं कि करंट डेट मेथड और टेम्पोरल मेथड में करते क्या हैं, ठीक है। अब जो हमारा पेरेंट सब्सिडरी रिलेशन होता है ना, तो पेरेंट जो है सब्सिडरी के रिजल्ट्स इंटीग्रेट करके दिखाता है अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे, ठीक है। अब जो पेरेंट कंपनी है ना, ये पेरेंट कंपनी है, ये दोनों के लिए वैसे, ये जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने भी पहले लाइन बना दी थी, और ये सब्सिडरी है। तो पेरेंट कंपनी जब अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, वो बनाएगा एज ऑन 31 दिसंबर किसी एक ईयर में। तो इस दिन जो एक्सचेंज रेट चल रहा होएगा,
वो वाले एक्सचेंज रेट को हम बोल रहे हैं करंट रेट, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हैं, ठीक है। और कुछ आइटम्स ऐसे ऐसे भी होंगे जिनका हम हिस्टोरिकल रेट लेके चलेंगे, ठीक है, वो आगे देखते हैं। ये मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन करी थी, इसको उठा लेते हैं। करंट मेथड का ना सिंपल सा फंडा है कि सब्सिडरी जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, और जो हमारी पेरेंट कंपनी है उसके साथ उसकी छेड़खानी मिनिमल है। तो पेरेंट कंपनी क्या बोलती है, जो भी सब्सिडरी के रिजल्ट्स आए हैं उनको एक ही बारी में करंट रेट पे, जो कि ये वाला रेट है, इस पे कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर दो, ख़त्म। पहले करंट रेट देख लेते हैं, उसके बाद टेम्पोरल मेथड देखेंगे, ठीक है। ओके, अगर मैं बैलेंस शीट को देखूँ, अच्छा बैलेंस शीट से पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं, मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटीज़ और नॉन मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटीज़ क्या होता है। जो मैं मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, इनका नेचर क्या होता है, ये दे आर फिक्स्ड इन नेचर, जबकि नॉन मॉनेटरी का क्या है, दे आर वेरिएबल इन नेचर, ठीक है। अगर मैं एसेट्स का एग्जांपल लूँ तो मेरा आ गया अकाउंट्स रिसीवेबल आ गया, ठीक है, कैश आ गया। लाइबिलिटीज़ का एग्जांपल दूँ, लाइबिलिटीज़ में वैसे लाइबिलिटीज़ और इक्विटी में मॉनेटरी आइटम्स ही आते हैं, ठीक है। रेयरली ऐसा होता है कि लाइबिलिटीज़ में नॉन मॉनेटरी आइटम आ रहे हैं, वो भी दिखाते हैं, बताएंगे। मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, दे आर फिक्स्ड इन नेचर। लाइबिलिटीज़, ओके, अकाउंट पेबल आ गया, लॉन्ग टर्म डेट आ गया, करंट डेट आ गया, ये सारे जो भी हैं ये मेरा फिक्स्ड इन नेचर है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन को और रिफाइन करना चाहूँ तो फिक्स्ड के साथ मैं ये जोड़ूंगा, दे आर नॉट इफेक्टेड बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब अगर मैं इसके एग्जांपल लिखूँ नॉन मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटीज़ के, एसेट क्या क्या आ गया इसके अंदर, इन्वेंट्री आ गया मेरा, ठीक है, मेरा PPE आ गया। लाइबिलिटीज़ के अंदर एक आ जाएगा कि मेरा डिफर्ड रेवेन्यू है। अगर मैं नॉन मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन को फर्दर एक्सपैंड करूँ तो वेरिएबल से आगे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, दे आर अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। अकाउंट्स रिसीवेबल है, अकाउंट्स पेएबल है। मैंने अपनी बैलेंस शीट में मेरी बैलेंस शीट में अकाउंट्स रिसीवेबल भी होंगे, अकाउंट्स पेएबल भी होंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल है मेरा 1 लाख रुपये, मेरे को किसी से 1 लाख रुपये लेने हैं, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चल रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है कि क्या करेंसी में चेंजेस चल रहे हैं, ठीक है। मान लो मेरी करेंसी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गई या ज़्यादा अप्रिशिएट हो गई, वो 1 लाख रुपये का 1 लाख रुपये ही खड़ा रहेगा मेरे अकाउंट रिसीवेबल में। सेम गोज़ फॉर अकाउंट पेएबल। ऐसी लॉन्ग टर्म डेट, मेरे पैसे की वैल्यू ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए, अगर मैंने 1 CR का लोन ले रखा है तो मेरे को 1 CR का लोन ही चुकाना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड नॉन मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटीज़ की बात करें, हमने 2 चीज़ें बोली कि एक तो वेरिएबल इन नेचर है, दूसरा दे आर अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अराउंड देम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे PPE है या कोई एसेट है मेरे पास, सो उस एसेट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर पार्ट लगता है, अगर उस पार्ट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है, कॉन्सिक्यूटिवली मेरे एसेट की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, डिपेंडिंग सिर्फ एक पार्ट की वजह से। थोड़ा बहुत मेरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आया उस पार्ट की वजह से, कॉन्सिक्यूटिवली मेरे PPE की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इनकी वैल्यू जो है ना बेसिकली वेरिएबल है, इट इज़ डिफाइंड बाय द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अराउंड देम, ठीक है। सो करंट रेट मेथड ये भी हो ही गया ना। करंट रेट मेथड में अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, एसेट्स आ जाता है, एसेट और लाइबिलिटीज़ आ जाते हैं, ठीक है। अब एसेट लाइबिलिटीज़ वही है, एक तो नॉन मॉनेटरी हो जाएंगे, एक मॉनेटरी हो जाएंगे, ये दोनों जो भी है ना ये कन्वर्ट होंगे हमारे करंट एक्सचेंज रेट पे, ठीक है। आगे एग्जांपल है, एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। फॉर नाउ वी हैव टू नोट दिस, क्योंकि इसी को देख देख के करेंगे, अगर किसी को याद नहीं है तो। मेरे को याद है। सो एसेट लाइबिलिटीज़ हो गया, मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट तुम्हें ट्रांसलेट करना है करंट एक्सचेंज रेट पे।
ठीक है। अब अगर मैं किसी भी चीज़ को करंट एक्सचेंज रेट पे ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसका अनरियलाइज्ड जो गेन एंड लॉस था रिलेटेड टू ट्रांसलेशन वगैरह जो भी, उसको मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। डिपेंडिंग अपॉन कि एक्सचेंज रेट्स क्या थे पहले और अब, जो भी अनरियलाइज गेन्स एंड लॉसेस बनने चाहिए थे एक्सचेंज रेट के हिसाब से, वो अब रियलाइज़ हो रहे हैं क्योंकि मैं सारी चीज़ें करंट रेट पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बात याद रखने वाली चीज़ है। अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो उस पर 2 चीज़ें रिपोर्ट है मेनली क्वेश्चंस में, तो कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स। जो कॉमन स्टॉक है ना मेरा, वेदर टेम्पोरल मेथड यूज़ हुए या करंट रेट मेथड यूज़ हुए, कॉमन स्टॉक विल ऑलवेज गो एट हिस्टोरिकल। ठीक है, और रिटेन अर्निंग्स का क्या है, रिटेन अर्निंग्स निकालने के लिए ना इस चीज़ की यूज़ करना। ठीक है, सारी चीज़ें मेरे बैलेंस शीट पे किस रेट पे ट्रांसलेट हो रही हैं, करंट रेट पे। दिस गोज एट करंट रेट, दिस ट्रांसलेट्स एट करंट रेट। वेरस डिविडेंड जो है ना, ट्रांसलेटेड एट historical exchange rate when they were declared। रिटेन अर्निंग्स में से डिविडेंड कम निकलेंगे जब वो डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, उससे पहले नहीं, जिस दिन डिविडेंड मिलेगा उस दिन कम नहीं होते। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिवली यू कैन कैलकुलेट जो भी रिटेन अर्निंग्स वगैरह आया है। ठीक है, अब ये देखो, एसेट आ गए, लाइबिलिटीज़ आ गई, इक्विटी आ गई। एसेट मैंने बोला कि सारे मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी, उसे एक्सचेंज रेट्स में मल्टीप्लाई कर दो। कौन से वाला, करंट एक्सचेंज रेट। लाइबिलिटीज़ जो भी हो गई, करंट एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जो कॉमन स्टॉक है वो तो मेरा हिस्टोरिकल कैपिटल से जाएगा, और बाकी जो रिटेन अर्निंग्स जैसे निकालने को बताया वैसे निकलेगी। ठीक है, एसेट और लाइबिलिटीज़ जो है दोनों के दोनों करंट रेट पे जा रहे हैं। अब मैं इंडिविजुअली एसेट का एक एक कंपोनेंट करंट रेट से मल्टीप्लाई करके निकालूं फिर ऐड करूं, वेराज अगर मैं डायरेक्टली एसेट का सम में करंट एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मेरे टोटल एसेट्स आ जाएंगे कन्वर्टेड इनटू हमारा प्रेजेंटेशन करेंसी। ठीक है, ये वाला रिलेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्ट आ जाएगा। सिमिलरली लाइबिलिटी सारी की सारी करंट एक्सचेंज रेट पे रिपोर्ट हो रही है। अगर मैं लाइबिलिटी का एक एक कंपोनेंट करंट एक्सचेंज रेट पे क्लासीफाई करूँ, या मैं टोटल लाइबिलिटी सीधा करंट एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो भी मेरी सेम ही टोटल लाइबिलिटीज़ निकलेगी इन द प्रेजेंटेशन करेंसी। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं, जो कॉमन स्टॉक है वो हिस्टोरिकल कैप पे आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली डिविडेंड्स जो हैं हमारे एट द डे दे वर डिक्लेयर्ड, वो भी हिस्टोरिकल, उस दिन के हिस्टोरिकल पे जा रहे हैं। ठीक है, उस दिन के एक्सचेंज रेट पे जा रहे हैं। तो इसकी वजह से ना कहीं पे मैं करंट एक्सचेंज रेट यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पे मैं आपका हिस्टोरिकल रेट यूज़ कर रहा हूँ, कहीं मैं हिस्टोरिकल रेट जब डिविडेंड डिक्लेयर हुए थे वो वाले हिस्टोरिकल रेट्स ले रहा हूँ। ठीक है, इसकी वजह से कहीं ना हमारी जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ पर प्लस इक्विटीज़, ये बैलेंस नहीं हो पाती। अभी बैलेंस क्यों नहीं हो पा रही, ऐसा थोड़ी है उसी बैलेंस शीट पहले बैलेंस नहीं थी, पहले तो उसी बैलेंस शीट बैलेंस ही थी, बट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स ये बैलेंस शीट अब बैलेंस नहीं होती। तो यहाँ पे बेसिकली हम एक प्लग इन फिगर यूज़ करते हैं, दैट प्लग इन फिगर इज नोन एज ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट। ये एक बेसिक प्लग इन फिगर है फॉर एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है, इस अकाउंटिंग इक्वेशन को लाने के लिए ये प्लग इन फिगर डाला जाता है कहाँ, ये डाला जाएगा इक्विटी में। और इक्विटी में अगर ये बैलेंस शीट पे रिपोर्ट हो रहा है तो ये क्यूमुलेटिवली रिपोर्ट होएगा। ठीक है, पिछले सालों का जो चले आ रहा है प्लस जो इस साल के ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट हुआ है चेंजिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, तो उसको भी रिपोर्ट करके हम क्यूमुलेटिवली इसको एज ऑन हमारा जो भी बैलेंस शीट डेट था ये वाला, इस पर हम
क्यूमुलेटिव रिपोर्ट करेंगे तो इक्विटी में हम एक और एक्स्ट्रा चीज़ क्या रिपोर्ट करेंगे, CTA, ठीक है, जो भी बैलेंस शीट डेट होएगा, और फिर हमारी एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन वो मैच कर जाएगी। यस अगर मैं फिर से इसको फटाफट रिपीट करूं तो बैलेंस शीट पे एसेट या लायबिलिटीज़ है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, वो करंट एक्सचेंज रेट पे जाएगी, ठीक है। जो भी एक्सचेंज रेट के वजह से जो पहले था और अब जो हो गया है, इन दोनों के डिफरेंस की वजह से मैं बेसिकली एसेट और लायबिलिटीज़ का ना गेन या लॉस है वो रियलाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन से बेटर समझ में आएगा फिलहाल। उसके बाद इक्विटी हमारी जो कॉमन स्टॉक है वो हिस्टोरिकल रेट पे रिपोर्ट करा जाएगा, वो दिया हुआ होगा, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई, उसको निकालने का तरीका बता दिया। डिविडेंड्स, हमारे डिविडेंड्स मान लो 1 तारीख को डिक्लेयर करे गए, 1 फरवरी को डिक्लेयर करे गए 2025 को, और कंपनी का जो कॉमन स्टॉक का हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट है वो 2004 में है, द ईयर 2004 में। तो जो ईयर 2004 में एक्सचेंज रेट था उसके हिसाब से मैं अपने कॉमन स्टॉक को ट्रांसलेट करूँगा। एक बात, जो मेरे डिविडेंड्स डिक्लेयर करे गए हैं वो 1 फेब 2025 को डिक्लेयर करे गए हैं, तो मैं 1 फेब 2025 का जो रेट था ना वो मैं निकालूंगा और यहाँ पे उसी हिसाब से डिविडेंड्स को ट्रांसलेट कर दूंगा। अब क्योंकि एसेट लायबिलिटीज़ मेरे करंट एक्सचेंज रेट पे हो रहे हैं, वेराज मेरा इक्विटी के पार्ट्स जो हैं वो कुछ पार्ट करंट पे हो रहे हैं, कुछ पार्ट हिस्टोरिकल पे हो रहे हैं, उसकी वजह से मेरा एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी का जो इक्वेशन है हमारा बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन वो बैलेंस नहीं होएगा। उसको बैलेंस करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा प्लग इन फैक्टर रिपोर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज CTA। क्योंकि हम बैलेंस शीट पर रिपोर्ट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट। हर साल कुछ ना कुछ ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट होएगा बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रेट जो हो रहे हैं हमारे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो भी चेंजेस आएंगे, और क्योंकि हमें बैलेंस शीट को बैलेंस करना है, ये प्लग इन फैक्टर हम रिपोर्ट करेंगे अंडर इक्विटी डायरेक्ट, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू टेम्पोरल मेथड, बैलेंस शीट पे मेरे मॉनेटरी एसेट एंड लायबिलिटीज़ जो हैं ये रिपोर्ट करी जाएंगी मेरी करंट एक्सचेंज रेट पे, जबकि मेरी नॉन मॉनेटरी हैं एसेट एंड लायबिलिटीज़। इसमें भी 2 पार्ट फर्दर डिवाइड हो जाते हैं विच आर क्रूशल है, ठीक है। मेजर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक है मेजर्ड एट करंट वैल्यू। अगर मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेजर करा और एक हमने मेजर करा करंट वैल्यू पे, हिस्टोरिकल रेट्स लग जाएंगे अगर मैं उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं करंट वैल्यू पे मेजर कर रहा हूँ तो लगेंगे करंट एक्सचेंज रेट। करंट वैल्यू पे मेजर कर रहा हूँ तो करंट एक्सचेंज रेट लगेंगे, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ पे रह गई जो कि इंपॉर्टेंट थी और बचनी नहीं चाहिए थी, थोड़ा डिटूर हो गया। इनकम स्टेटमेंट की बात करना भूल गए। तो इनकम स्टेटमेंट में जब हम बात करते हैं तो जैसे फर्स्ट आ गया हमारा रेवेन्यू, फिर आ गया हमारा कॉग्स, ऐसे करते करते अलग अलग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, SG&A आ गया, DNA आ गया, अदर एक्सपेंसेस आ गया, ये सब करते 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 आखिरी में पहुंच जाते हैं नेट इनकम पे। अब कायदे से जो हमारा रेवेन्यू है वो हमें रिपोर्ट करना चाहिए बेस्ड अपॉन जो एक्सचेंज रेट था जब अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हुई। लेकिन हर एक ट्रांजैक्शन का ऐसे हम नहीं देख सकते कि उस टाइम पे एक्सचेंज रेट क्या था। सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम क्या करते हैं, एक एवरेज रेट ले लेते हैं, ठीक है, और उसी से पूरी की पूरी बैलेंस इनकम स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर देते हैं। तुम्हारा नेट इनकम भी किस पे निकलेगा, एवरेज रेट पे ही निकलेगा, और उसी को फिर हम आगे यहाँ पे प्लग इन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ये भी हो गया। अब हम इसमें देखते हैं मॉनेटरी एसेट लायबिलिटीज़ हो गया करंट एक्सचेंज रेट पे, नॉन मॉनेटरी हो गया एसेट लायबिलिटीज़, वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया।
मूविंग ऑन, इक्विटी में हमारा सिमिलर स्ट्रक्चर ही रहता है, जैसे कॉमन स्टॉक हो गया, ये तो हिस्टोरिकल पे जाएगा, ठीक है। और रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया हमारा, ये सेम इस मेथड से निकलेगा कि एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स इज इक्वल्स टू बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस नेट इनकम माइनस डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड्स का भी इसके अंदर सेम रहेगा कि डिविडेंड आर अगेन, अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ूँ, कलर दूसरा ले लेते हैं, तो रिटेन्ड अर्निंग्स जो है यहाँ पे ये इस सेम तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। जो भी बिगनिंग मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स है, ये चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर इसका हिस्टोरिकल रेट दे रखा है गुड इनफ, वही यूज़ करना। नेट इनकम अभी देखते हैं क्या निकालना है, डिविडेंड का भी सेम है ये वाला, ठीक है। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर करे जाएंगे उसी दिन का हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट पकड़ा जाएगा और कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ख़त्म। अब बात आती है इसमें इनकम स्टेटमेंट की। सेम रेवेन्यू, कॉग्स, डीएनए, एसजीएनए और जो भी अदर एक्सपेंसेस वगैरह आ गए, ये करते करते हम नेट इनकम तक वापस पहुंच जाएंगे। नेट इनकम के जो आइटम्स है, अब इसमें भी एक ट्विस्ट आता है, जैसे रेवेन्यू है एवरेज पे जाएगा, कॉग्स और डीएनए, ये जो हमारे एसेट लाइबिलिटीज से रिलेटेड आइटम्स है ना, ये उसी एक्सचेंज रेट पे ट्रांसलेट करे जाएंगे जिस पे इनसे एसोसिएटेड एसेट और लाइबिलिटीज ट्रांसलेट करे गए थे। अगर सिंपल टर्म्स में कहूँ मैं, तो मान लो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री और कॉग्स का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो जिस रेट पे मेरी इन्वेंट्री ट्रांसलेट करी गई उसी रेट पे मेरा कॉग्स ट्रांसलेट करा जाएगा, सिंपल। डीएनए है, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो जिस रेट पे मेरी पीपीएनई ट्रांसलेट करी गई उसी रेट पे मैं डीएनए को भी ट्रांसलेट करूंगा इनकम स्टेटमेंट पे, सिंपल सिंपल। अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटेड एसेट लाइबिलिटीज़ के साथ जो भी मेरे एक्सचेंज रेट्स यूज़ करे गए वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। बाकी सारे जो भी हैं, जैसे आपका एसजीएनए हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गया, सिंपल उठा के एवरेज पे कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे फिर से एक और चीज़ आ गई कि इनकम स्टेटमेंट पे कुछ चीज़ें मैं एवरेज पे कन्वर्ट कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें मैं आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिपोर्ट कर रहा हूँ बेसिकली, जैसे कॉग्स और डीएनए का मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेड, जैसे हमने करंट रेट मेथड में तो क्या करा, हमने सीधा इक्विटी पे एक एडजस्टमेंट फिगर प्लग इन कर दिया, ठीक है। जो एडजस्टमेंट फिगर प्लग इन होएगा ना इस बार, वो आपका इनकम स्टेटमेंट में जाएगा अंडर टेम्पोरल मेथड, ठीक है। सो अगर मैं इसको कहूँ, दिस इज नेट इनकम बिफोर द टर्म यूज्ड इज री मेजरमेंट। अब इसके अंदर मैं एक प्लग इन फिगर करूँगा, ठीक है, उसको मैं कहूँगा री मेजरमेंट, और फिर मेरा नेट इनकम निकल के आएगा। और ये वाला जो नेट इनकम है ये बेसिकली मेरे आपके जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस नेट इनकम प्लस रीमेजरमेंट को मैं आर लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस डिविडेंड्स इज इक्वल्स टू मेरा एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। जो मेरा एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स है ना, उसको निकालने का क्या तरीका है, मैं अपने एसेट्स ट्रांसलेट करूँगा, मैं अपनी लाइबिलिटीज़ ट्रांसलेट करूँगा, ठीक है, और ये कॉमन स्टॉक वगैरह जो भी ट्रांसलेट हो रहा है होएंगे, और फिर मैं इनको माइनस करना शुरू करूँगा एक दूसरे से यूजिंग ये वाली इक्वेशन, ए इक्वल्स टू एल प्लस ई। एसेट में से लाइबिलिटीज हटा दिया, इक्विटी के कुछ कुछ कंपोनेंट बच गया, तो मेरी ना एक एंडिंग रिटेन्ड वैल्यू बचेगी, उसे उठा के यहाँ पे रख देना, और उससे तुम्हारा रीमेजरमेंट गेन से लॉसेस निकल जाएंगे ड्यू टू फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशंस, ठीक है। Oh my God, too much. So yeah, this was this. एक ना बैलेंस शीट में एक टर्म डिफाइन करते हैं हम, नेट एक्सपोजर, ठीक है, कि मेरी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ क्या आ रही है, ठीक है। अगर मेरा करंट रेट मेथड है या फिर मेरा टेम्पोरल मेथड है, करंट रेट मेथड के अंदर क्योंकि मेरे एसेट और लायबिलिटीज़ वो दोनों के दोनों
चाहे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी हो, दोनों के दोनों करंट एक्सचेंज रेट पे ट्रांसलेट हो रहे हैं, ठीक है। सो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, नेट एक्सपोजर ऑफ बैलेंस शीट अगर मेरे को देखना है वो हो जाएगा, मतलब बेसिकली होएगा तो यही इस केस में एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। लेकिन अगर मैं टेम्पोरल मेथड की बात करूँ तो उसके अंदर जो नेट एक्सपोजर हम देखेंगे ना, अच्छा इसमें वो देखेंगे, एक मिनट में लिख लेता हूँ पहले। मॉनेटरी एसेट्स और मॉनेटरी लाइबिलिटीज़ का, जबकि बेसिकली इसके अंदर क्या है, ये दोनों मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों चीज़ें देखते हैं। उससे बेसिकली मेरा जो बैलेंस शीट का नेट एक्सपोजर है, जो कि दो चीज़ें हो सकता है कि नेट एसेट एक्सपोजर है, ठीक है, या फिर नेट लाइबिलिटी एक्सपोजर है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। जबकि टेम्पोरल मेथड में हमसे मॉनेटरी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का देख पाते हैं कि नेट एक्सपोजर मेरी बैलेंस शीट पे क्या बन रहा है। इसके अंदर हमने नॉन मॉनेटरी क्यों इंक्लूड नहीं करे टेम्पोरल मेथड में, क्योंकि वो जो है बेसिकली हमारे हिस्टोरिकल रेट्स पे जा रहे हैं। Unless and until you make the conscious choice of choosing to value them at current वाले exchange rates, ठीक है। Until that happens, हम टेम्पोरल मेथड में तो नेट एक्सपोजर जो निकालेंगे मॉनेटरी एसेट्स और मॉनेटरी लाइबिलिटीज़ का ही निकालेंगे, क्योंकि ये जो है करंट एक्सचेंज रेट पे ट्रांसलेट होते हैं, ठीक है। अब एक बहुत अच्छी टेबल बनती है नेट एसेट्स नेट लाइबिलिटीज़, सो ये है हमारी फॉरेन करेंसी, ठीक है। अब ये वैसे तो ये वाली टेबल स्पेसिफिकली करंट रेट मेथड के लिए है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ डाल दूँ जैसे नेट मॉनेटरी एसेट्स और नेट मॉनेटरी लाइबिलिटीज़, तो यही टेबल करंट रेट से होके टेम्पोरल की बन जाएगी, ठीक है। फंडा सेम है। अगर मेरा बैलेंस शीट पे नेट एक्सपोजर जो है वो नेट एसेट्स का है, मतलब मेरे एसेट्स आर ग्रेटर दैन माई लाइबिलिटीज़, करंट रेट मेथड में मेरे मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी एसेट्स आर ग्रेटर दैन मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज़, तो दिस इज नोन एज पॉजिटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट। अगर ऐसा नहीं है कि मेरी फॉरेन करेंसी स्ट्रेंथन हो रही है और नेट एसेट का एक्सपोजर है तो पॉजिटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट है, और अगर ऐसा नहीं है कि मेरी फॉरेन करेंसी वीकन हो रही है और नेट एसेट का एक्सपोजर है तो दैट इज नेगेटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट। और नेट लाइबिलिटी एक्सपोजर है, फॉरेन करेंसी स्ट्रेंथन हो रही है तो नेगेटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट, एंड दिस इज पॉजिटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट। ये सेम टेबल आपकी टेम्पोरल मेथड के लिए बनेगी, ठीक है। मैंने बता दिया क्या क्या वर्ड्स ऐड होंगे टेम्पोरल मेथड का बनाने के लिए। अगर मेरे को पॉजिटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट का मतलब समझना है ना, उसका मतलब आप ऐसे समझ लो कि मतलब मेरे एसेट बढ़ा रही है वो, ठीक है, मेरी बैलेंस शीट को मूविंग माय बैलेंस शीट टूवर्ड्स मोर एसेट्स, ठीक है। जैसे ही मैं ट्रांसलेट करूँगा एक करेंसी से दूसरी करेंसी में, तो मेरा जो एसेट का अमाउंट होएगा ना वो इंक्रीज़ होएगा, उसको मैं कहूँगा पॉजिटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट। अब वो तब भी हो सकता है कि मेरी फॉरेन करेंसी स्ट्रेंथन हो रही है और नेट एसेट एक्सपोजर है तो उसकी वजह से मेरे को एक पॉजिटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट हो रहा है, या फिर मेरी फॉरेन करेंसी जो है वीकन हो रही है और मेरा नेट लाइबिलिटी एक्सपोजर है तब भी मेरा पॉजिटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट हो रहा है। ऑन द अदर हैंड
नेगेटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट। बेसिकली जब भी नेगेटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट होएगा ना, मतलब मेरी लाइबिलिटीज़ वो इसने बढ़ाई है भाई। इट इज़ मूविंग माई बैलेंस शीट। जो भी ट्रांसलेशन हुआ है बिटवीन करेंसीज, दैट इज़ मूविंग माई बैलेंस शीट टूवर्ड्स इंक्रीज्ड लाइबिलिटीज़। तभी हम उसे नेगेटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट कह रहे हैं। और मेरे एसेट्स बढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन की वजह से, तो उसे पॉजिटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट कह रहे हैं। दिस सो लेट मी सी एनीथिंग एल्स। नहीं तो कोई क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये वाली चीज़ रह गई थी ना। अब ये वाली बात देखने वाली है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस जो होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की चेंज होने की वजह से, वो करंट रेट मेथड में रियलाइज हो जाते हैं। क्योंकि मैं सारी चीज़ें, जैसे मॉनेटरी चीज़ तो करंट रेट पे वैल्यू होंगी, लेकिन नॉन मॉनेटरी जो हिस्टोरिकल रेट्स पे यूजुअली वैल्यू होती है, वो उसको मैं करंट रेट पे लेके आ रहा हूँ। तो उससे जो एसोसिएटेड गेन्स एंड लॉस हैं फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशंस के, वो बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जब मैं उसे करंट एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके अपनी बैलेंस शीट में वापस ला रहा हूँ। ऑन दी अदर हैंड, जब मैं टेम्पोरल मेथड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो तो करंट एक्सचेंज रेट पे जा रहे हैं, तो उनका गेन और लॉस तो रियलाइज हो ही रहा है। लेकिन नॉन मॉनेटरी जो हैं, इफ़ आई मेक द कॉन्शियस चॉइस ऑफ टेकिंग देम एट हिस्टोरिकल रेट्स, तो उनके गेन्स एंड लॉसेज जो हैं फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन की वजह से, वो कभी भी रियलाइज हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि सब कुछ कहाँ चल रहा है, सब कुछ हिस्टोरिकल रेट्स पे चल रहा है। ठीक है, एक ही है बात। इसको लिख देते हैं। ओके, उससे पहले एक और चीज़ क्या कर सकते हैं। अब मैं इन्वेंट्री की अगर बात करूँ ना, इन्वेंट्री निकाली जाती है मेरी बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस कॉक्स प्लस परचेजेस माइनस कॉक्स इज इक्वल्स टू मेरा एंडिंग इन्वेंट्री। अब करंट रेट मेथड पे मैंने क्या करा, सिंपल कि मैंने सबको उठा के करंट रेट पे एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली मैं एंडिंग इन्वेंट्री का इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ट्रांसलेट करूँ कि मैंने बिगनिंग इन्वेंट्री को पहले करंट एक्सचेंज रेट पे लाया, फिर परचेजेस को करंट एक्सचेंज रेट पे लाया, फिर कॉक्स को करंट एक्सचेंज रेट पे लाया। इसकी जगह एंडिंग इन्वेंट्री जो है, ये भी मैं डायरेक्टली करंट एक्सचेंज रेट पे ला सकता था। कर सकते हैं ना, कि हम पीछे तो यही कर रहे थे कि एसेट लाइबिलिटीज़ जो भी होंगी मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी करंट एक्सचेंज रेट पे ले आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो पंगा आता है वो आता है टेम्पोरल मेथड में। उसके लिए तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, अगर मैं डायरेक्ट सोल्यूशन बताऊँ इस चीज़ का, पहले देख लेते हैं प्रॉब्लम कहाँ आई। करंट रेट में मैं क्या कर रहा था, मैं डायरेक्टली एंडिंग इन्वेंट्री जो है ना, उसको मैं करंट एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके अपनी बैलेंस शीट पे रिपोर्ट कर रहा था। ये चीज़ टेम्पोरल मेथड में सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें उसके अंदर हिस्टोरिकल रेट्स पे जा रही हैं, कुछ चीज़ें एवरेज रेट पे भी जा सकती हैं, और कॉक्स फिर से आपका हिस्टोरिकल रेट पे जा सकते हैं एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री। ठीक है, तो इसके हर एक इंडिविजुअल आइटम में जो है ना, अलग अलग एक्सचेंज रेट यूज़ हो रहे हैं। इसमें मैं मान लो एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें वाई में मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें जेड में मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, और अलग अलग प्रोपोर्शन में कुछ ऐड हो रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैं एंडिंग इन्वेंट्री को ना डायरेक्टली किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अपनी बैलेंस शीट पर नहीं दिखा सकता। टू सॉल्व दैट इशू मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बिगनिंग इन्वेंट्री जो है, फिर परचेज आ गया, परचेज में से कॉग्स आ गए, इससे मेरी एंडिंग इन्वेंट्री आई। ये मैं किस में निकाल लूँगा, ये मैं अपनी फंक्शनल करेंसी में निकाल लूँगा। ठीक है, और जैसे ही मेरे पास इसके थ्रू आपका ये परचेज़ वाला आ जाएगा। ठीक है, ये वाले परचेज़ को यूज़ करके मैं इसको ट्रांसलेटेड, जैसे बिगनिंग इन्वेंट्री इनटू सम रेट एक्स प्लस परचेजेस इनटू सम रेट आपका वाई माइनस कॉग्स
इज इक्वल्स टू एंडिंग इन्वेंट्री इंटू सम रेट z। तो अब मैं ये इक्वेशन यहाँ से पहले मैं परचेज निकाल लूँगा फंक्शनल करेंसी में, फिर मैं उसको प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए ये वाली इक्वेशन वापस लिखूँगा। अब इस वाली इक्वेशन में मैं प्रेजेंटेशन करेंसी के टर्म्स में अपना कॉग्स निकाल लूँगा। ठीक है, ये एक मेथड है, हम यही वाला मेथड यूज़ करेंगे सारे क्वेश्चन से डील करने के लिए। कॉग्स इन प्रेजेंटेशन करेंसी निकल जाएगा, मतलब ये कॉग्स निकालने का ये ही एक बेसिक तरीका है। ठीक है, वी हैव टू रिमेंबर दिस। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ जैसे इनकेस कोई इशू रह गया हो। जैसे एंडिंग इन्वेंट्री की ये वाली इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1, तो अनलाइक वी डिड इन करंट रेट मेथड जहाँ पे हमने डायरेक्टली एंडिंग इन्वेंट्री को करंट एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस शीट में रिपोर्ट कर दिया, यहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो है एंडिंग इन्वेंट्री के दैट आर कैलकुलेटेड टू बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस कॉग्स, ये सारे के सारे अलग अलग एक्सचेंज रेट्स पे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली एंडिंग इन्वेंट्री को किसी रेट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और फिर उसे बैलेंस शीट में रिपोर्ट नहीं कर सकते, वो गलत होएगा क्योंकि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट अलग अलग एक्सचेंज रेट पे जा रहा है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करा, पहले तो मैंने परचेजेस निकाल लिए फंक्शनल करेंसी में। ठीक है, परचेजेस की यूजुअली दिखते नहीं है, बिगनिंग इन्वेंट्री चलो दिख गई, कॉग्स दिख गए, एंडिंग इन्वेंट्री दिख गई। फिर परचेजेस निकालने के बाद मैंने वापस वही अपनी इक्वेशन अप्लाई करी, इक्वेशन नंबर 1, टू गेट जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, मैंने उनके जो एक्सचेंज रेट्स उन पर लगने थे उनको यूज़ करके पहले उनको ट्रांसलेट कर लिया पेरेंट करेंसी में, और उसके थ्रू फिर मैंने अपना कॉग्स निकाल लिया। दैट इज क्लियर। एक और चीज़ क्या होती है, मान लो इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स है, फीफो है, लीफो है, वेटेड एवरेज है। फीफो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले सामान आया वो सबसे पहले निकलेगा। एसेंशियली मैं कॉग्स में क्या रिपोर्ट करूँगा, रिलेटिवली नया सामान या रिलेटिवली पुराना सामान, रिलेटिवली पुराना सामान रिपोर्ट करूँगा, जो सबसे पहले आ रहा है वो सबसे पहले निकलेगा। तो कॉग्स जो होंगे ना मेरा फीफो में, ये ट्रांसलेट होंगे आपके एट हिस्टोरिकल रेट्स। हिस्टोरिकल रेट किसके, इन्वेंट्री के। ठीक है, किसी के भी हिस्टोरिकल रेट नहीं, रेटेड टू इन्वेंट्री। और जो रेटेड टू इन्वेंट्री भी नहीं कहेंगे, बेसिकली आपको इसका ना कॉग्स का दे रखा होएगा, इसके रिलेटेड जो भी आपका हिस्टोरिकल रेट लगना है। द बेसिक पॉइंट है कि हिस्टोरिकल रेट पे अप्लाई होएगा क्योंकि जो सामान है वो पुराना है, जबकि एंडिंग इन्वेंट्री जो है मेरी वो फीफो की रीसेंट एक्सचेंज रेट्स पे जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं लीफो की बात करूँ तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे नया सामान है वो सबसे पहले निकलेगा। तो कॉग्स मेरा रीसेंट एक्सचेंज रेट्स पे वैल्यू होंगे, और मेरे पास लीफो के अंदर जो सामान बचा पड़ा है वो कब का है, वो पुराना सामान बचा हुआ है, तो ये वापस हिस्टोरिकल रेट्स पे पहुंच जाएगा। वेटेड एवरेज में दोनों के दोनों वेटेड एवरेज पे ही जाएंगे। ठीक है, ये एक और चीज़।